हमारी इस टीम ने गहन जांच उपरांत ये पाया कि मुख्तार बाबा ने किन किन स्तरों पे फ्रॉड किए हैं। तो ये राम जानकी मंदिर को उसने ज़मानत पे लगाया, दाऊद मौला को ज़मानत पे लगाया, जबकि वो भी घोषित हो चुकी हैं छद्म संपत्तियाँ। तो इस तरीके से राष्ट्र को, समाज को वो धोखा देता रहा है। अब इन्होंने अपनी आमदनी का एक नया तरीका निकाला है, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को विवादित करना, उनको झगड़े में फंसाना और ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करना। हमको सिर्फ खाली दुश्मनी में किया जा रहा है। गलत काम करोगे, अवैध काम करोगे तो उसमें मुलजिम तो बनोगे ना, तो दोषी तुम हो, जिम्मेदार तुम हो। इसमें संस्था का क्या दोष है? यानी अपना पाप जो है तुम दूसरे मरना चाहते हो। हाईकोर्ट में सारे पेपर मेरे लगे हैं कि हम जो है सही हैं। अगर हाईकोर्ट मेरे खिलाफ ऑर्डर दे देता है तो आप जो चाहो मुझे करो। मुख्तार बाबा ने जेल से छूटने के बाद जैसे ही शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर वार किया, उसके बाद उस संस्था के पदाधिकारी भी सामने आए हैं। उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्तार बाबा और अन्य पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तार बाबा ने क्या कुछ कहा था कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये कैसर जहाँ है, ये वहीं बसीर स्टेट में ज्ञान प्रतिष्ठाली में रहती हैं। उन्होंने गुलाम जामी मोजुद्दीन साहब के मकान पर कब्जा कर लिया था, छत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये एसएसपी के वहाँ गए और उस वक्त मोहन वर्मा जो थाना बेगनगंज थे वो है, तो जब वहाँ पर से कंप्रोमाइज़ हुआ, उन्होंने कब्जे से अपने आप उड़ा लिया। 501-2000 से मुकदमा चल रहा है आज भी उस मुकदमे में। ये जब से समझिए ये लोग जो है टीचर हैं और स्कूल से जैसे रिटायर हो गए, अब इन्होंने अपनी आमदनी का एक नया तरीका निकाला है, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को विवादित करना, उनको झगड़े में फंसाना और ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करना। हमको सिर्फ खाली दुश्मनी में किया जा रहा है। हाईकोर्ट में सारे पेपर मेरे लगे हैं कि हम जो है सही हैं। अगर हाईकोर्ट मेरे खिलाफ ऑर्डर दे देता है तो आप जो चाहो मुझे करो। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि मुख्तार बाबा कई बार दहाड़ा और उसने कहा कि मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए उसके खिलाफ ये शिकायतें कर देते हैं। और हर बार जब एक नया अधिकारी आता है तो ये कहीं ना कहीं जा करके उसे शिकायत करते हैं और उसके बाद एक नई जांच चालू हो जाती है। मुख्तार बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जो उसे बदनाम किया जाता है कि राम जानकी मंदिर उसकी दुकान के परिसर में है, उसने जो खेल खेला है भ्रमित करने का, वो खेला है एड्रेस को बदल करके। हम आपको दिखा रहे हैं, कागज़ आपके सामने है, ये एक अधिकारी की रिपोर्ट है, आप इसे ध्यान से देखते रहिए, हम इसे पढ़ करके भी सुना रहे हैं। ये जांच आख्या आपके सामने है जो जिलाधिकारी कानपुर नगर को संबोधित है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 99/14 ए राम जानकी मंदिर। जांच के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में यह संपत्ति मंदिर ट्रस्ट की थी, जिसमें हिंदुओं की लगभग 18 दुकानें थी, जैसा कि नगर निगम के पंचसाले में भी दर्ज है। इसहाक बाबा नाम का व्यक्ति इस संपत्ति का चौकीदार था तथा उसका पुत्र मुख्तार बाबा मंदिर के चबूतरे पर साइकिल पंचर की दुकान थी। मुख्तार बाबा ने वर्ष 1980 तक एन प्रकरण इन हिंदुओं की दुकानों से बेदखल करा दिया तथा वर्ष 1982 में एक कथित व्यक्ति आबिद रहमान पाक नागरिक से इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपनी मां हाजरा बेगम के नाम करा ली। इसके पश्चात अपनी मां हाजरा बेगम के स्वयं व अपने 2 भाइयों क्रमशः मुमताज व मुश्ताक के नाम वसीयत करा ली। इस संपत्ति पर वर्तमान समय में बाबा स्वीट के नाम से दुकान व होटल का कारोबार बराबर बाबा द्वारा किया जा रहा है। D2 गैंग के अपराधियों को पालने वाला मुख्तार बाबा बड़ी ही सातिराना अंदाज से प्रेस क्लब तो आया था, लेकिन वो नहीं जानता कि जन एक्सप्रेस की नज़र हर एक अपराधी पर टिकी हुई है। और हम आपको बता दें, मुख्तार बाबा एक सातिर अपराधी है। उसने कानपुर हिंसा को रचा था, कानपुर हिंसा की घटना को रचा था, फंडिंग की थी। उसने कहीं ना कहीं बीती 3 जून को कानपुर को फुकवाने का प्रयास भी किया था। अभी हमने जो आपको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें स्पष्ट था कि यहाँ पर जो 18 दुकानें थीं, किस तरह से मुख्तार बाबा एक पंचर बनाने वाला था, आज उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति आ गई। कारण ये है कि D2 गैंग का संरक्षण करता था, उन्हें पैसे दे करके जबरन गरीबों से मजलूमों से जगह खाली करवाता था, मकान खाली करवाता था और एक बड़ा साम्राज्य इसने बना लिया। हम आपको बता दें
जिस समिति पर इस मुख्तार बाबा ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, उस समिति के कई लोगों को कई मर्तबा इसने जान से मरवाने का प्रयास भी किया है, जैसा कि सभी जानते हैं। और अब आ गया है कानपुर प्रेस क्लब में अपनी सफाई देने, और ये वो शख्स है जिसने कानपुर हिंसा को रच करके उसे फूंकने का एक षड्यंत्र रचा था हाजी वसी के साथ। और इसके साथ साथ पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो खुद SIT ने खुलासा किया था। चलिए, जिस समिति के अध्यक्ष, संयोजक और पदाधिकारियों पर आरोप लगा है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं जो मुख्तार बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी संस्था को बदनाम किया है, जबकि खुद वो D2 गैंग का जो है पालनहार है? पत्रकार बंधु, मैं शफीकुल्लाह गाजी शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति का मुख्य संयोजक हूँ, और मेरे साथी सैयद अदीबुल कद्र हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं। मोइन अहमद अंसारी साहब हमारे संस्था के PRO हैं। साथ ही साथ एहसानुल हक साहब अंसारी हमारे संस्था के सक्रिय समर्पित कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारी इस टीम ने गहन जांच उपरांत ये पाया कि मुख्तार बाबा ने किन किन स्तरों पे फ्रॉड किए हैं। फ्रॉड करके उसने बैंक को धोखा दिया, शासन को धोखा दिया, और बशीर इस्टेट पे उसने 1 करोड़ 61 लाख की रकम लोन ले ली बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर की शाखा से। दिलचस्प बात यह है कि उसने बशीर इस्टेट 51/146 हीरामनपुरवा थाना बेगनगंज स्थित 1 पैसा नहीं लगाया उसने। सिर्फ इतना किया उसने कि जालसाजी करके टैक्स जमा करने के नाम पे उसने जोन 1 में पैसा अपनी बीवी गुलशन जहाँ के नाम से जमा करा दिया। उस दावेदारी के तहत उसने बैंक से लोन ले लिया। ये एक उसने फ्रॉड किया। उससे पहले 2000 में जब वो इसको बेचना चाहता था बशीर इस्टेट को, हीरामनपुरवा की ज़मीन को, तो हम लोगों ने उसको ये मानते हुए कि चूँकि इसका मालिक शाहिद हलीम पाकिस्तान में रहते हैं, ये शत्रु संपत्ति है, ये बेची नहीं जा सकती है, तो हम लोगों ने उसके लिए लिखा पढ़ी की, कार्रवाई की, और जांच उपरांत सही पाया गया। और BS भुल्लर साहब जो उस वक्त तत्कालीन DM थे, उनके आदेशों से वो शत्रु संपत्ति घोषित हुई। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जो है ये आदेश हुआ कि प्रॉपर्टी शैल नॉट बी एलिनेटेड, यानी हस्तांतरित नहीं की जा सकती, इसको बेचा खोचा नहीं जा सकता है। इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित हो गई, उस पर रोक लग गई। साथ ही साथ ADMFR ने इन आदेशों के आलोक में रजिस्ट्री ऑफिस को आदेश किया कि इस आदेश के प्रकाश में किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्री न की जाए और शब्दशः इसका पालन किया जाए। उसके बाद इसने संक्षेप में फ्रॉड किया बैंक से मिल करके, वो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि उस टैक्स की रसीद के ज़रिए जो है उसने अपना मालकाना वहाँ पे दर्शाया था, और उस आधार पे उसने 1 करोड़ 61 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर शाखा से लोन ले लिया। ये चीज़ जब मैंने पकड़ ली और मैं महापौर जी से मिला, उनसे मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराती हूँ, इसको देखती हूँ। उन्होंने इंक्वायरी कराई, पाया गया, लिख करके आया मेरे नाम से कि कोई भी चीज़ इसके समर्थन में यहाँ पे नहीं है। न तो उसने रजिस्ट्री कराई है, न तो हिबा कराया है, न ही उसने उसकी किसी तरह की उसमें उसको वसीयत है। तो आप खुद समझा जा सकता है कि जब उसका मालकाना नहीं है, कोई उसका दस्तूरी हक नहीं बनता है, तो किस तरीके से बशीर स्टेट पे उसकी दावेदारी खड़ी हो गई। चौथा फ्रॉड मुख्तार बाबा ने बशीर स्टेट में ये किया कि लॉकडाउन की पीरियड में उस बशीर स्टेट को हड़पने के लिए उसने चुपके से रातों रात जा कर के जो वहाँ का कदीमी दफ्तर होया करता था बशीर साहब का, उसमें उसने कब्ज़ा कर लिया। और करने के बाद जो है लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मस्जिद की सफाई करा रहा हूँ, फर्श बनवा रहा हूँ, उस बहाने से जो है उसने वहाँ पे अपनी पैठ बना ली।
इस तरीके से उसने वहाँ पे नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुख्तार बाबा या उसकी बीवी गुलशन आरा ये दोनों ही जाहिल हैं। ये कहीं से भी इनकी हैसियत ये नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड कर लें। तो उसमें गुलाम मोहिउद्दीन छिद्दन पड़वा, उसका लड़का जामी पड़वा, ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं। इन्हीं की मदद से ये कागज़ी जो फ्रॉड हुआ है नगर निगम के स्तर पे या बैंक से जो लोन दिलाया गया है वो इसी आधार पे कराया गया है। तीसरी ख़ास बात ये है कि जो वकील ये अब्दुल गफ्फार जो कि सारी कानपुर की शत संपत्तियाँ हैं उन्हीं के चैम्बर से बेची जाती थी, वहाँ पे वो नारा देता था छिद्दन पड़वा, गुलाम मोहिउद्दीन, उसका लड़का कि मुख्तार की ज़मीन मुफ्त की, क्योंकि जितने में आप ख़रीदेंगे उतने का लोन दिला दिया जाएगा। यानी अगर वो छिन भी जाती है तो सरकार का नुकसान होगा, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी इन सब चीज़ों को मैंने उजागर किया और इसके लिए महापौर जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि इनके ख़िलाफ़ जो है आप कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए, क्योंकि आपके दफ्तर में नगर निगम 1 जोन में ये फ्रॉड किया गया है, वो चल रही है। और वहाँ पे कार्रवाई के लिए मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जैसा उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हफ्ते भर में कार्रवाई होगी, तत्कालिक रूप से जितने लोग भी उसमें सम्मिलित पाए गए हैं, जैसा मैंने नाम लिया कि वो उनका ये अब्दुल गफ्फार साहब का, वो उनके चैम्बर के लोग जो गलत तौर पे पैरवी करते हैं, आप भी अपने गलत कारी के वो मुजरिम हैं। उसी तरीके से फ्रॉड में ये सारा गैंग है फ्रॉड करने वालों का कि उस फ्रॉड पे ही इन्होंने 1 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन लिया, जिसकी DM साहब ने खुद FIR थाना बेकनगंज में करवाई है। बैंक भी उसमें दोषी है और ये कहता है कि साहब हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। किसी ने कहा था तुमने अपने घर की लड़कियों के नाम, अपनी बीवी के नाम लोन लिया है, गलत काम करोगे, अवैध काम करोगे तो उसमें मुलजिम तो बनोगे ना, तो दोषी तुम हो, जिम्मेदार तुम हो, इसमें संस्था का क्या दोष है? यानी अपना पाप जो है तुम दूसरे मरना चाहते हो। मुख्तार बाबा का कहना है कि आप लोगों ने उन्हें झूठी शिकायतें करके फंसाया है और वो कानपुर हिंसा में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ पे मन्ना लाल स्ट्रीट जो कादरी हाउस बन चुका है उसमें गर्ग परिवार रहता था, सारी हिंदू आबादी थी। वहाँ से वो शुरुआत करता है, ये बात होगी तकरीबन 93-94 की। उस पर इसने गलत तौर पे दबाव बना करके बेचा और सारे हिंदू वहाँ के जितने भी वो थे कि रहने वाले, प्राचीन रहने वाले थे, उसको उसने वहाँ से हटवाया और वहीं से उसने सब बेच खोज का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद उसमें D2 गैंग के लोगों को भी इस्तेमाल किया इसने। करोड़ों रुपए का मामला ये था। ये अगर वो होते तो अब तक इससे वसूल कर चुके होते, उनको भी धोखा दिया इसने। उनकी पत्ती चलती थी, बदमाशों से इसका वो था। हर मौके पे ये राम जानकी मंदिर का मामला हो खाली कराने का, उसमें बदमाशों को इस्तेमाल किया इसने। मंदिर के मालिक भी सामने आए थे और उन्होंने कहा, हाँ, राम जानकी मंदिर का वो आदमी जिसके वहाँ पे पूर्वज जो है केवल जो है मजहबी कामों के लिए रहे हों, नगर निगम के दस्तावेज़ों में पंसाले में वो जो है मैनेजर मुंशी की हैसियत रही हो, मालिक कैसे हो सकते हैं? ये मुंशी जो है किसी मालकाना चीज़ को कैसे बेच सकता है? फिर वो मंदिर को कैसे बेच देगा? कोई हिंदू नहीं बेच सकता है। बता रहे मंदिर दुकान अलग है, मंदिर अलग है। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसकी जो है कोई भी जा कर के ये महंत हो, मौलवी हो, शहर काजी हो, खड़ा करके देख ले कि पंसाले में 18 दुकानों का जिक्र है और उसमें जो है 18 दुकानें कहाँ विलुप्त हो गई भाई? हैं? उन 18 दुकान ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। ये ऐसा झूठ, ऐसा फरेब जो है, यही बातें जो है उसके बहुत ही उसको नीचता को, उसकी कमज़ोरियों को जाहिर करती है कि उसको झूठ वो बोलना भी नहीं आता है। कागजात IAS अनुराग जैन साहब थे, उन्होंने इसकी जांच की और पाया कि ये जो है मंदिर है। और इस मंदिर दिलचस्प मामला ये है कि वहाँ पे इसने बशीर स्टेट में जो 1 करोड़ 61 लाख रुपए लोन लिया था, उसमें ये राम जानकी मंदिर को उसने ज़मानत पे लगाया, दाऊद मौला को ज़मानत पे लगाया।
जबकि वो भी घोषित हो चुकी हैं छद्म संपत्तियाँ। तो इस तरीके से राष्ट्र को, समाज को वो धोखा देता रहा है। फ्रॉड करके उसने जो है धन अर्जित किया है, और धन अर्जन में जो है उसने इस तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाया है, राजस्व को क्षति पहुंचाई है, हमारे देश के पैसे को जो है विदेश भेजा है, उसका दंडित किया जाना। और चूँकि उसके बदमाशी की, उसकी नीचता की, उसकी क्रूरता की शुरुआत होती है राम जानकी मंदिर से, इसलिए मैं मज़ीद मुतालबा करता हूँ कि इस कलंक को जो उसने बाबा सीट हाउस के साम्राज्य के रूप में खड़ा कर रखा है, उसको तत्कालिक रूप से ध्वस्त किया जाए ताकि एक अच्छा संदेश जाए। इस मामले में एक बात और पता चली है कि जो शिवचरण गुप्ता खुद को राम जानकी मंदिर का सर्वे सर्वा मालिकान दर्शा रहे हैं, उनके पिता खुद इस ट्रस्ट में मैनेजर थे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। अगर इससे पुख्ता और मालिकाना हक की जानकारी, दस्तावेज अगर इनके पास हो तो वो जन एक्सप्रेस को उपलब्ध करा सकते हैं, हम उसे भी दिखाएंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि कैसे मुख्तार बाबा दहाड़ा है, वो मुख्तार बाबा जो जालसाजी करता रहा, जो शत्रु संपत्तियों को हड़पता रहा, पंचर की दुकान से करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, D2 गैंग के सदस्यों को, अपराधियों को पालने वाला था मुख्तार बाबा। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।